एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में पैसा लगाता है। क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसको 35% पैसा लार्ज कैप और 35% पैसा मिड कैप में लगाना ही लगाना है। वो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कुछ पोर्शन अपना फॉरेन इक्विटीज में भी लगाता है। इसकी स्कीम टाइप और अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल की हम बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन या कोई विंडो नहीं है जिसके ड्यूरेशन में हमें पैसा लगाना हो। ये इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज में पैसा लगाता है, लार्ज मिड में तो लगाता ही लगाता है, प्लस इसमें थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में भी लगाया हुआ है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है। दरअसल ये ग्रोइंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में होती हैं, बोथ इंडिया में और ओवरसीज में, और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक्सेस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के हिसाब से जो इनका होराइजन है वो 5 ईयर्स और मोर का है। यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका भी होराइजन 5 ईयर्स या मोर का होना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम फंड डिटेल्स की बात करें तो फंड लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2018 को। इसका टोटल AUM एज ऑन 30 जून 2022 इज 7070 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो लमसम अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए डालने होंगे। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपए डालने होंगे। इसमें कोई मिनिमम रिडेम्पशन अमाउंट नहीं, आप कितना भी अमाउंट इससे रिडीम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें एग्जिट लोड आपको लगेगा। अगर आप 12 महीने के पहले निकालते हैं तो 10% यूनिट को हटा दीजिए, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं देना है किसी भी यूनिट पे। इसकी जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है। अगर मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो टोटल इस फंड में 2 फंड मैनेजर्स हैं, जिनेश गोपानी जी जो कि इस फंड की इंडियन इक्विटीज को मैनेज करते हैं, और दूसरे हैं हितेश दास जी जो कि इसके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। और दोनों ही फंड मैनेजर्स स्कीम के इंसेप्शन से इस फंड के साथ हैं। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर एज ऑन 30 जून 2022 18.55% है। इंडियन इक्विटीज में टोटल 77.25% है। इंडियन इक्विटीज में पैसा बढ़ा है लास्ट मंथ के कंपैरिजन के हिसाब से। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम इसके पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे लास्ट मंथ से इस मंथ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वो उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही अपलोड होता है आप उसको चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 91 है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और उस कैटेगरी के एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं वो 65 होते हैं, और इस फंड ने 91 ले रखे हैं। इसमें आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ज्यादातर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडियन इक्विटीज में ही पैसा लगाते हैं, इसलिए वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो कम स्टॉक्स का रखते हैं। लेकिन इस फंड ने फॉरेन एक्सपोजर भी ले रखा है, जिसकी वजह से फंड मैनेजर को क्या पता लगता है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दे पाए इन्वेस्टर्स को तो बेटर होगा। इसलिए जो आप टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देख रहे हैं वो 91 है। क्योंकि अगर आप किसी और भी फंड को कंपेयर करें जो इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज दोनों में लगाता हो तो इसके पास जितने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं फॉरेन इक्विटीज के वो बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ये एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है क्योंकि 91 स्टॉक से पोर्टफोलियो को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और जब इनका जो अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो वो अराउंड 35% होता है। 91 स्टॉक्स आपको मैनेज करने हैं तो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कौन से स्टॉक्स आपके चल रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड तो आपने लिए हैं कंपनीज, लेकिन अगर इंडस्ट्री ही नहीं परफॉर्म कर रही है या इंडस्ट्री में कोई चेंजेस हो गए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए हैं, कोई रूल्स नए आए हैं उस इंडस्ट्री के लिए, तो फंड मैनेजर को नए कॉल्स लेनी ही पड़ती हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी हाई है। अगर हम बात करें अब इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की तो इसकी इंडियन इक्विटीज को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना हुआ है इंडियन इक्विटीज का। और टोटल एक्सपोजर 77% का इंडियन इक्विटीज में है। अगर हम इसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इतनी ज्यादा कंपनीज में उसने एक्सपोजर ले रखा है। सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट में है, फिर अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड में है, और मतलब आप देखेंगे काफी ढेर सारा डाइवर्सिफिकेशन हमें फॉरेन पोर्टफोलियो में भी इस फंड के दिखता है। तो 18.5% तो है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन करा गया है वो काफी ज्यादा है। अब ये एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी फंड ज्यादा पुराना हुआ नहीं है। 2018
का फंड है, अभी 4 साल भी इसको कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें पता चलेगा क्या ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है जितना डाइवर्सिफाइड उसने पोर्टफोलियो बनाया है, कि ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट प्रूव होगा, ये टाइम ही बता पाएगा। हम लोग रिटर्न्स के पहले बात करने के पहले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो क्या पता आपके भी दिमाग में हो। पहला क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड लगाना है तो क्या मैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में करंट सिनेरियो में इन्वेस्ट कर सकता हूं? देखिए, मेरे हिसाब से, और सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, कि अगर आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि मुझे अगर लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए उतना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, मेरा अभी कोई भी पैसा एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में नहीं लगा है। देखिए, रीजन क्या है, एक्सेस एएमसी कुछ हफ्तों से न्यूज में आई हुई है क्योंकि एक्सेस एएमसी के अंदर फ्रंट रनिंग का केस पकड़ा गया है। एएमसी को उसके बारे में काफी पहले से भी पता था, जो उनकी तरफ से आती कि 2 महीने पहले ही उनने शुरू कर दिया था वहां पे इंस्पेक्शन उस चीज का वो, लेकिन डिटेल्स बाद में आई हैं पब्लिक के पास 2 महीने बाद। तो अब चीजें चल रही हैं, फंड मैनेजर को टर्मिनेट किया गया है, फंड मैनेजर ने केस करा है कंपनी पे कि उनको रॉन्गफुली टर्मिनेट करा गया है। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या आउटकम निकलती है उसमें देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि अब लीगल मैटर हो गया है, तो अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब इस टाइम पे मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं अगर पोर्टफोलियो अपना बना रहा हूं तो मैं एक ऐसे फंड में लगा दूं या एक ऐसी एएमसी में लगा दूं जहां पे क्या पता फ्यूचर में इन केस अगर कोई प्रॉब्लम, फ्रंट रनिंग एक ऐसी चीज है, अगर एक फंड मैनेजर को पता है और उसने अगर कहीं ये इन्फॉर्मेशन किसी और फंड मैनेजर को पास ऑन करी है और वो क्या पता मल्टीपल फंड्स मैनेज करता हो, ऐसी कोई चीज अभी तक का तो सामने नहीं आई, लेकिन एक सिनेरियो ये हो सकता है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में नया पैसा इस फंड में नहीं लगा सकता हूं। ये एक मेरा ओपिनियन है। अब मैं अगर बात करूं दूसरे क्वेश्चन की कि अगर मेरा पैसा ऑलरेडी एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में लगा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जब ये पैसा लगाया था तो मेरी एक सोच थी कि मुझे लंबे टाइम के लिए मैं पैसा लगा रहा हूं, जो कि एक फंड मुझे इंडियन इक्विटीज में भी रिटर्न्स बना के दे प्लस फॉरेन इक्विटीज में भी रिटर्न बना के दे। क्योंकि जब फंड आया था तो फंड की तरफ से स्कीम में यही फिलॉसफी चलती चली आ रही है कि उनको एक यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज खरीदनी है और रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को देने हैं। अब मैंने तो वो फिलॉसफी सोच के लगाया और फंड मैनेजमेंट ने भी वही कॉल्स ली हैं। फंड आया, उसके 1.5 साल बाद कोविड आ गया तो फिर से सब कुछ नीचे चला गया। कोविड के बाद की जो रिकवरी हुई उसमें फॉरेन इक्विटीज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा, इसलिए आपको फंड के रिटर्न्स भी अच्छे दिख रहे होंगे। तो अगर आपने पिछले 1-1.5 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड को, या पिछले 2 साल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इस फंड में अभी बने रहना है। अगर आपका ऑलरेडी फोलियो क्रिएटेड है इस फंड में तो आप उसमें SIP कर सकते हैं। रीजन क्या है, मुझे लेकिन लमसम नहीं डालना है। लमसम मैं इस फंड में अवॉइड करूंगा, मैं सिर्फ SIP रूट से ही इस फंड में पैसा लगाऊंगा। SIP लगाने का पर्पस क्या है, SIP में इसलिए लगाता हूं कि मेरी एवरेजिंग हो जाए। और ऑलरेडी जब से एक्सेस एएमसी की न्यूज आई है और प्लस मार्केट भी करेक्ट हुई है तो एक्सेस के सारे फंड्स ही नीचे आए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया था जिसकी वजह से रिडेम्पशंस भी हुए थे, तो सारे फंड्स नीचे आए थे। उनमें से कुछ इंपैक्टेड फंड्स में ये भी था। अब इम्पैक्ट तो आया इस फंड के ऊपर, मार्केट भी डाउन है तो NAV काफी कम हो गई है। अब इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो मुझे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो रिस्क है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क की बात करूं तो वो बहुत ही कम है मेरी। तो यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर मुझे कम NAV में इतना डाइवर्सिफाइड फंड मिल रहा है तो मैं उसमें थोड़ा पैसा और लगा दूं। तो अगर मेरा फोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड है इस फंड में तो उसी फोलियो में मैं SIP अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं अगर फंड में SIP कर देता हूँ, अगर मेरा फोलियो क्रिएटेड है तो मेरा अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से बिल्ड हो जाएगी, मुझे कम NAV पे ज्यादा यूनिट्स मिलती चली जाएंगी। हमें वो भी देखना है कि जो ये लीगल मैटर चल रहा है उसकी आउटकम क्या होगी, उसके बेसिस पे हमें आगे के डिसीजंस लेने होंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसमें SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपने पहले कभी लमसम भी लगाया हुआ है और आप अगर आगे लमसम लगाने की सोच रहे हैं तो लमसम की जगह उसी अमाउंट को पर मंथ कर दीजिए, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आपकी एवरेजिंग इस फंड में करके आपको देके जाएगा। और अगर आप जैसे देख रहे हैं कि मुझे अगर नया शुरू करना था, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, तो मैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसने फॉरेन एक्सपोजर लिया है, मैं क्या करूं, मैं 2 फंड ले लूं, जो कि एक मुझे लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर इंडियन इक्विटीज का दे रहा हो
और साथ में जो बचा हुआ अमाउंट है 20% के अराउंड अगर इसमें पैसा फॉरेन इक्विटीज़ में लग रहा है, मुझे 10,000 लगाने थे, मैंने 8,000 रुपये इंडियन इक्विटीज़ में लगा दिए और बचे हुए 2,000 रुपये मैंने फॉरेन इक्विटीज़ के किसी फंड में लगा दिए। अब फॉरेन इक्विटीज़ में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी भी हैं, क्योंकि ETF का रूट अभी भी खुला हुआ है। तो आपको नवी US टोटल स्टॉक मार्केट फंड में आपको दिखेगा जो आपको US में इन्वेस्ट कर रहा है। आपका इन्वेस्टको इंडिया EQQQ NASDAQ 100 FOF दिखेगा जो कि आपका करेंटली इन्वेस्ट कर रहा है NASDAQ 100 इंडेक्स में। तो अगर आप US मार्केट में एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो इस रूट को फॉलो करिए तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को एक तो डाइवर्सिफिकेशन जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, फॉरेन एक्सपोजर चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में ना लगा के सेम चीज़ हमने दूसरी तरफ से लगाई हुई है। हाँ, हमें एग्जैक्ट पोर्टफोलियो सेम नहीं मिलेगा, तो वो ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि हर फंड डिफरेंट तरीके से चलता है, हर फंड की फिलॉसफी डिफरेंट होती है, लेकिन एक तरह से हमारा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और अभी हम AMC की जो रिस्क है उससे भी थोड़ा सा बचे हुए हैं। अब एक चीज़ जिनके पास ऑलरेडी एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको और भी देखनी होगी कि उनके पास एक्सेस के और कितने फंड्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास अगर 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, 5 में से 3 हमने एक्सेस के ही ले रखे हैं, तो हमारे पास 3 फंड अगर एक्सेस के हो गए हैं तो हमने एक ही AMC के ऊपर पूरी रिस्क ले रखी है। वो हमें नहीं करना है, हमें AMC में भी डाइवर्सिफिकेशन करना है कि अगर मेरे पास 5 फंड हैं तो 5 में से एक AMC के मेरे सिर्फ 2 ही फंड हों तो उससे ज़्यादा ना हो। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है और अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक में 10,000 लगा दूसरे में 10 लाख लगा हुआ है। हमें हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन रखना है, चाहे वो ज्योग्राफिक हो, चाहे वो सेक्टोरल हो, चाहे वो आपका फंड हाउस का हो। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, वो हमें हमेशा रखना ही रखना है। आइए बात करते हैं अब इस फंड के कुछ की रेशियोज़ के बारे में। तो चलिए चलते हैं मनी कंट्रोल की तरफ। अगर मैं इसके रिस्क रेशियोज़ की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, जो कि इंडस्ट्री जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। वोलेटिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी कम है। शार्प रेशियो देखेंगे तो वो एवरेज से बेटर है, कैटेगरी एवरेज से बेटर है। यहाँ पे तो हमने देखा कि सारे रेशियोज़ हमें अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी वोलेटिलिटी कम है, हमारे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो भी हमें बेटर मिल रहे हैं अपने जितनी हम रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से, प्लस अल्फा भी हमारा ज़्यादा चल रहा है, तो हमारे लिए रेशियोज़ तो सारे बेटर हो गए हैं। लेकिन अब हमको सिर्फ रेशियो के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ कि रेशियोज़ और कुछ नहीं, डेली एनएवीज़ के बेसिस पे ही कैलकुलेट किए हुए होते हैं, और डेली एनएवी और कुछ नहीं, डेली रिटर्न्स होते हैं। तो जब हम पास्ट रिटर्न्स को कंसिडर नहीं करते हैं किसी भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें रेशियो को सिर्फ एक कंसिडर करना चाहिए कि वहाँ पे फंड मैनेजर ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। अब ये लास्ट 3 ईयर्स के रेशियोज आप देख रहे हैं, 30 जून के अपडेटेड हैं, तो आपको ये पता है कि लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने अच्छा परफॉर्म तो करके दिया ही दिया है हमें कैटेगरी से। और वो बेटर इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर था और फॉरेन इक्विटीज़ पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करी थी। वो इस साल से लास्ट 1 ईयर से बस फॉरेन इक्विटीज़ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन का प्रेशर है, तो वहाँ मैसिव सेलिंग हो रही है। सेम इंडियन इक्विटीज़ में भी हुई थी, इसकी वजह से सारे फंड्स नीचे आए हुए हैं। और आइए देखते हैं क्या क्या रिटर्न्स आखिर इस फंड ने बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के रिटर्न्स की बात करूं तो इस स्कीम ने हमें 1.77% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है लास्ट 1 ईयर में। निफ्टी 50 ने बना के दिया है 3.53। इसकी जो इंडेक्स है आइए उसको भी डाल देते हैं, निफ्टी लार्ज मिड 250। अगर मैं इसकी बेंचमार्क से देखूंगा तो बेंचमार्क को भी फंड बीट नहीं कर पाया है। सेम आपको 3 महीने में दिखेगा कि फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, बेंचमार्क 5% से गिरा, फंड जो है 8% से गिरा। तो हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि जो इंडेक्स है उसको अभी लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने बीट नहीं करा है। जो बेंचमार्क इंडेक्स थी फंड की उसको बीट नहीं कर पाया है। उसके पीछे का हमको सिंपल सा रीजन समझना है, जो इंडेक्स है वो प्योर इक्विटी ओरिएंटेड है, इंडियन इक्विटीज की इंडेक्स है। निफ्टी लार्ज मिड 250 जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज की इंडेक्स है लार्ज मिड कैप की। इस फंड ने जब 18% पैसा अपना फॉरेन इक्विटीज में लगाया हुआ है और फॉरेन इक्विटीज जो है वो इंडियन इक्विटीज से ज्यादा गिरी हैं, तो जाहिर सी बात है कि फंड जो है वो ज्यादा गिरा होगा एज कंपेयर टू इंडियन इक्विटीज की जो बेंचमार्क इंडेक्स बनी हुई है। इसी वजह से आपको इसके रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं। और अगर हम इसके जस्ट लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स देखें तो जो आप यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे, निफ्टी लार्ज मिड 250 आपके 6% से बढ़ा है और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी 8.99% से बढ़ी है। ये ज़्यादा इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे अभी यूएस मार्केट में लास्ट 1 मंथ में जितना भी डाउनफॉल आना था वो हो गया है। अब उतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हो रहा है और इनफैक्ट यूएस की मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रही है अभी फिलहाल के लिए।
जिसकी वजह से हमको ये बेटर रिटर्न्स दिख पा रहे हैं। अब ये रिटर्न कितने टाइम के लिए सस्टेन करते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन हमें ये एक चीज पता चल रही है कि जो फंड है वो परफॉर्म करके देगा। अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी तो फंड अपनी बेंचमार्क को बीट करेगा ही करेगा, और जो इस फंड ने प्रॉमिस करा हुआ है, जो इसकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा ग्रोथ स्टॉक्स का, जो कि लॉन्ग रन में अलग अलग ज्योग्राफीज की होंगी, और वो एक बेटर पोर्टफोलियो बन के बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे लॉन्ग रन में, वो ये फंड कर सकता है। ये फंड हमको लास्ट 1 मंथ में ये दिखा रहा है। देखिए, अब 2018 के अक्टूबर में ये फंड लॉन्च हुआ था। मान लेते हैं हम लोग पहले दिन से ही SIP हमने इस फंड में कर दी, तो एनुअलाइज रिटर्न आपके 19.31% के बने हैं। अब 19.31% एनुअलाइज रिटर्न हमारे जो बने हैं ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर हम SIP में देख रहे हैं। ये थे इस फंड के SIP रिटर्न्स। लमसम रिटर्न्स अगर मैं बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स के रिटर्न्स आप कहीं पे भी देख सकते हैं। रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे, आप कैटेगरी एवरेज 15 है, ये 19 है, कैटेगरी 27.5 है, 27.73, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। लेकिन उनको कंसिडर करके आप करंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो इस फंड के बारे में बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर फंड मैनेजर्स ने क्या क्या चेंजेस करे हैं इसके पोर्टफोलियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही वो मैं अपलोड करता हूं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।